स्वागत है दोस्तों नुक्ता नज़र की अगली कड़ी लैके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। इस सूबे बारे अज जानने की कोशिश करांगे उत्थे दा की सियासी सीन हैगा, किस तरह की सूरत हाल है। कुल 60 सीटां ने मणिपुर दियां। मणिपुर दे विच दो पड़ावां दे विच इलैक्शन हुई है। 28 तरीक नूं इलैक्शन हुई सी, 28 फरवरी नूं ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 38 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 22 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। 76.4% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਫਸਫਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਫਸਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਸ ਫਰੰਟ ਹੈ, भाजपा है ही है, खब्बे पक्षी ने तृणमूल कांग्रेस है, तो होर कुछ पार्टियां हैगियां। इन्हां दे अपने मुद्दे ने, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे ने जो समय समय ते नहीं आउंदे। इत्थे भी ड्रग का इशू है। इस सूबे दे विच किस तरह का जाति समीकरण की कहता है, इत्थे कुछ पहचान के मुद्दे भी ने। ये तमाम मुद्दों के उत्ते नवीं मणिपुर के इन्हां चोणां दे विच किस तरह के मुद्दे हाईलाइट होए ने, की कुछ रह गया, पोलिटिकल पार्टियां की सोचदियां ने, लोगों दी की आसां हैगियां उन्हां दे कोलों, जां लोग किन्ने खुश ने। असहमति की आवाज़ नूं लगातार दबाउण दीयां गल्लां उत्थे चलदियां रहियां। इस सारे बारे आपां गलबात करांगे। एक बड़े नामवर पत्रकार ने नॉर्थ ईस्ट पर चंगी पकड़ रखने वाले, दीपक दीवान। दीपक दीवान जो कि नॉर्थ ईस्ट सन मैगजीन है ਉਹਦੇ संपादक रहे हुए ने, ते आपां उन्हां नाल गलबात करांगे। दोस्तों दीपक दीवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में इनसे काफी जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा जाता है, मणिपुर के बारे में जानकारी लेंगे, मणिपुर के इलेक्शन के बारे में। नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका है जो उसको दिल्ली के दिल से दूर माना जाता है, तो हमारे पंजाब से तो बहुत दूर है। आज हमने अपने अजीम मेहमान को आपके सन्मुख किया है, वो हमें मणिपुर के इलेक्शन के बारे में, मणिपुर की क्या सूरत हाल है, वहाँ के क्या मसले मसाइल है, उनके बारे में समझाएंगे। दीपक दीवान जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दीवान साहब, आप हमें पहले तो ये बताइए कि जो पूरा आज ये चुनाव में पूरा दृश्य है मणिपुर का, वो क्या है। हम थोड़ा हमारे जो पंजाब के पाठक यहाँ श्रोता ये समझना चाहते हैं, दर्शक, कि वहाँ टोटल 60 सीटें हैं, उसमें से भी छठ बटी हुई है, 40 जनरल है, 20 एक खास कैटेगरी में आती है, 2 मतलब हिस्सों में वहाँ चुनाव हुआ है। तो अब टोटल सूरत हाल एक सीन हमें थोड़ा मोटा से एक पिक्चर बना दीजिए कि आप हमें। जी शिविंदर जी, देखिए इससे पहले कि हम इस चुनाव की बात करें जी, आप हमें पुराने चुनाव का नतीजे जान लेने चाहिए। 2017 में क्या हुआ था जी। 2017 से पहले लगातार कांग्रेस वहां जीतती रही है। वहां के मुख्यमंत्री जो पहले थे मिस्टर ओकरम इबोबी सिंह, उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा था कि वो पहले मुख्यमंत्री थी जिसने मणिपुर में पूरे 5 साल की सरकार की टर्म पूरी करी। सिर्फ एक बार नहीं, 3 बारी करी। तो 2017 में, स्पेशली 2014 के बाद जब दिल्ली में केंद्र में सरकार चेंज हुई थी, बीजेपी आई थी पावर में, तो उसके बाद ये सारी जो नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि सारी छोटी स्टेट्स हैं, असम को छोड़ के सब में 60-60 सीटें हैं और मिजोरम में सिर्फ 40 हैं। तो ये सब जितनी स्टेट थी वो धीरे धीरे करके कांग्रेस के हाथ से निकलनी शुरू हुई। जब मणिपुर का इलेक्शन हुआ 2017 में, उस टाइम कांग्रेस को 60 में से 28 सीटें मिली थी और बीजेपी को 21 सीटें मिली थी ऑन इट्स ओन। मगर जो और पार्टीज थी जैसे एनपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट, उनको 4 सीटें मिली। एनपीपी जी, जो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उसके प्रेसिडेंट हैं जी, उनको भी 4 सीटें मिली। लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिली। फिर वो इंडिपेंडेंट, इन सबको मिलके बीजेपी ने सरकार बनाई। जो उसके लिए बीजेपी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर
और दूसरे जो पोर्टफोलियो हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो एनपीपी और एनपीएफ के साथ शेयर करने पड़े। तो ऐसे सरकार बनी और फिर उसके बाद कांग्रेस के जो एमएलए थे वो धीरे धीरे करके पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करना शुरू कर गए। करीब 15 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया था 28 में से लेके। अब जाके और भी इलेक्शन से पहले तो हर जगह ये सीजन होता है पार्टी छोड़ने का, टिकट जिसको नहीं मिलती वो इधर उधर जाता है। तो इस बारी बीजेपी 60 की 60 सीटों पे लड़ रही है वहां पे। और जो इनकी अलाइज थी जो सरकार में, एनपीएफ, एनपीपी, ये सब अब एक दूसरे के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो इस फ्री फॉर ऑल दिस टाइम, बीजेपी वर्सेस ऑल। अब इसमें लोगों का, जो वहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस चुनाव में जहाँ जहाँ बीजेपी और इसकी अलाइज, फॉर्मर अलाइज जो लड़ रही हैं आमने सामने, उसका फायदा शायद कांग्रेस को ना हो जाए। सिर्फ मणिपुर में इस बार 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे स्ट्रेट फाइट हुई है। उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा, वैली एरिया में हैंगांग एक जगह है हैगांग, जिसमें ये अपने जो फॉर्मर अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एंड बीरेन सिंह। इनके खिलाफ लड़े हैं शरद चंद्रा सिंह जो कांग्रेस के हैं। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी वैली में है नाम्बोल, ये पहले फेज में हुआ है इनका चुनाव। इसमें बसंता कुमार सिंह जो बीजेपी के हैं वर्सेस लोकेन सिंह जो कांग्रेस के साथ स्ट्रेट कॉन्टेस्ट है। फिर इसके बाद जो कल चुनाव हुए हैं उसमें जो स्ट्रेट कॉन्टेस्ट है, इसमें भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे है। एक चांदेल में है जिसमें मिस्टर लांगू पावरलिंग अनाल जो एनपीएफ के कैंडिडेट हैं, उनका मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट एसएस ओलिश के साथ हुआ। फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो यानी कि चौथी जहां स्ट्रेट कॉन्टेस्ट है, नुंगबा में जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं मिस्टर गायखांगम, उनका मुकाबला हो रहा है डिंगलांगलुंग गांगमई बीजेपी के साथ। तो ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ के बाकी जगह आप देखेंगे 3 से लेके 8 कैंडिडेट हैं। 6 कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट, 5, 4। तो ये एक फ्री फॉर ऑल काइंड ऑफ सीन है। इसमें अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, जबकि हर पार्टी का नेता ये क्लेम कर रहा है कि जी सरकार हम बना देंगे। अब इस बारी आप देखेंगे तो एनपीपी जो कि गवर्नमेंट में भागीदार है, पिछली बार वो 9 सीटों पे लड़ी थी तो उसमें 4 जीते थे और 4 को ही मंत्री पद मिल गया था शुरू में। अच्छा जी। फिर एनपीएफ जिसके 4 एमएलए थे जो सरकार बनाने में इन्होंने मदद की थी, उनके 2 मंत्री बने थे जी। तो अब एनपीएफ 10 सीटों पे लड़ रही है और एनपीपी 38 सीटों पे लड़ रही है। और आपको एक हैरानी होगी, जेडीयू 38 सीटों पे लड़ रही है। अब आप पूछेंगे कि ये इतने कैंडिडेट कहां से आए। देखिए ऐसा है, जब बीजेपी में कांग्रेस छोड़ के लोग आए, उनको तो सीट देना प्रायोरिटी बन गया इनका, बीजेपी वालों का। उसकी वजह से जो इनके अपने कैंडिडेट थे जिनको सीट नहीं मिली, अब वो बाहर जाके इधर उधर देखने लगे, कोई गया एनपीपी में, कोई गया जेडीयू में। तो ये अब सीन है। अब वहां पे आप देखिए शिवसेना भी लड़ रही है, लोक जन शक्ति पार्टी लड़ रही है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट में भागीदार थी 1 सीट से, अब वो 3 सीटों पे लड़ रही है। फिर वहां पे एक रीजनल पार्टी जो है कुकीज एरिया में, वो है कुकी नेशनल असेंबली। पुरानी पार्टी है, बीच में 1-2 बार इलेक्शन नहीं लड़ा था, फिर दोबारा लड़ रहे हैं। इनके 2 कैंडिडेट्स हैं। फिर एक नई पार्टी बनी है जिसको रिकॉग्निशन सिर्फ जनवरी में मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से,
कुकी पीपल्स अलायंस, इन्होंने भी 2 कैंडिडेट फील्ड करे हैं। फिर इंडिपेंडेंट्स तो हैं ही बहुत सारे। मतलब बड़ा दिलचस्प है सूरत हाल। बहुत। जी जी जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ कि यहाँ के जो मुद्दों को समझने की बात करता हूँ, क्योंकि छोटा स्टेट है। आपने बताया कि इतनी सारी पार्टी है, कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब कोई बंदा बहुत कम सीट भी ले गया तो वो वोट ले गया, वो जीत सकता है, उसका चांस लग सकता है, मतलब थोड़े वोटों हाँ जी। हाँ, क्योंकि स्पेशली अगर आप देखें, मैं आपको एक और फिगर देना चाहूंगा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। जो फेज 1 में स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ वोट्स जो थी, वो थी थानलोन जी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें सिर्फ 18,042 वोट हैं। अच्छा। और जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी फेज 1 के अंडर जहां चुनाव हुआ है, वो थी चूराचांदपुर टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें 65,325 वोट हैं। फिर फेज 2 में जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो थी हियांगलम, जिसमें सिर्फ 27,926 वोट हैं। फिर लार्जेस्ट जो है वो है माओ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो है बिल्कुल नागालैंड बॉर्डर से जुड़ी हुई है। इसमें 55,735 वोट है। अब आप अंदाजा लगाइए, जहां छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी 19,000 वोट हैं, उसमें अगर 4-5 कैंडिडेट लड़ रहे होंगे, तो जो मार्जिन ऑफ विनर जो होगा बहुत कम, वो इतना ज्यादा नहीं हो, बहुत कम होगा उसका। दूसरा सर, हमें थोड़ा ये वोटों के हिसाब से समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे जो अभी कल इलेक्शन हुआ है, वो हमें पता लगा कि 76.04% मत हुए हैं। तो पहले कितने हुए थे? ये जो इतने मत पड़ने का मतलब क्या है? कि क्या ये स्थापति के विरोध में वोट है या कुछ और है? हम दूर बैठे, हमें कुछ नहीं पता इसका। जी देखिए, पहले फेज में करीब 88% वोट जी हुई थी। जी। इस बार पोलिंग कम है, कम हुई है जी। क्योंकि इसका कारण लोगों ने यह भी बताया कि 1-2 जगह वायलेंस जो हुई है, उसकी वजह से लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। कुछ ये भी सुनने में आया कि मिलिटेंट्स ने दबाव डाला लोगों पे। अब ये क्या कहानी है, अभी तो देखिए बिल्कुल फार फ्लंग एरियाज हैं, बहुत दूर दूर का इलाका है। तो जब तक वो उसकी पुष्टि ना हो, कहा जाना मुश्किल है। मगर जो सुनने में आया कि यही कारण है कि पोलिंग कम हुई है। जी जी। हिल डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, दूसरा हम यहाँ के मुद्दों पे आते हैं, जो आम लोगों में क्या मुद्दे हैं। क्योंकि कई राज्यों में क्या हुआ कि जो मीडिया में मुद्दे आते हैं वो अलग होते हैं, लोगों के मुद्दे अलग होते हैं, वो मीडिया में आते ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो हमें दूर बैठे थोड़ा थोड़ा पता है, कल मैंने थोड़ा कुछ पढ़ने की कोशिश की यहाँ पे। जैसे पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, और यहाँ तक भी कहा गया कि जैसे भाजपा का हर राज्य में एक नारा है कि डबल इंजन की सरकार बनाइए। यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन पानी की किल्लत बहुत रही है। अच्छा, दूसरा मुद्दा ड्रग्स का रहा है। ड्रग्स के बारे में यहाँ तक कि एक भूतपूर्व पुलिस की अफसर ने यहाँ तक भी कह दिया कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, देवान जी हैं, वो भी उन नशे के, जहाँ ड्रग के कारोबार में शामिल है, यहाँ तक का उन्होंने दोष लगाया था। तो ये दोनों मुद्दे कितने जमीन पर कितने बड़ा आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों इशू? देखिए, ड्रग्स की तो एक पूरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मणिपुर में ही नहीं, मिजोरम में भी रही है, अभी भी है। और देखिए, ये पुरानी वो है कि म्यांमार से ड्रग रूट बना हुआ था, जो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, असम से होते हुए दूसरे देशों में और भारत के दूसरे प्रदेशों में ड्रग्स आती हैं। और ये एक प्रूव्ड थ्योरी है कि जो जहां जहां ड्रग रूट बनता है, वहां पे एडिक्शन भी फैलती जाती है साथ साथ जी। तो वो यहाँ पे हुआ है मणिपुर में। मणिपुर का चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट इज बैडली इफेक्टेड, एंड ऑल्सो जो मोरे टाउन है, जहाँ जो बॉर्डर ट्रेड पॉइंट है, वहाँ भी ड्रग एडिक्शन है। इम्फाल में भी है। तो ड्रग इज अ बिग प्रॉब्लम। और आप जिस पुलिस ऑफिसर की बात कर रही थी,
जिसने एक जो फॉर्मर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया था ड्रग स्मगलिंग के केस में, उसको विक्टिमाइज किया गया सरकार की तरफ से। तो उसने अपनी नौकरी छोड़ के पहले बीजेपी ज्वाइन करी थी। अच्छा। जब उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, अब वो जेडीयू की टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पे ये दोष लगाए हैं कि ये खुद भी जो ड्रग के कारोबार में शामिल है रहे हैं या है जी। ये कहना तो देखिए खैर मुश्किल है, वो तो दोषारोपण है जी। उनका वो नाराज थी कि चीफ मिनिस्टर ने इस केस में उस एमएलए को बचाया जो इन्वॉल्व था। जी जी। पर जो पानी की, हम लोगों के मुद्दों पे आते हैं, जो पानी की सूरत हाल है वो थोड़ा बताइए हमें। देखिए मणिपुर में पानी की प्रॉब्लम तो हमेशा रही है, जबकि वहाँ इतनी बारिश होती है। तो बहुत सारी स्कीम बनाई, मगर एक चीज बिल्कुल जो सही है वो सही कहनी चाहिए मुझे भी। एक टाइम था जब मणिपुर में, इम्फाल में सिर्फ 25,000 लोगों के घर में पानी नलके से आता था जी। वो आज की तारीख में 3 लाख हो गई है फिगर। ओके। तो ये तो बेसिक नेसेसिटी है जी, हर सरकार को देनी चाहिए। मगर ठीक है, अगर अभी इन्होंने शुरू किया है मुहिम ये, तो ये तो कोई पार्टी उपलब्धि नहीं मानी चाहिए, ये सरकार का फर्ज है देना ये। क्या एक नरेंद्र मोदी ने जुलाई में, मैं यदि गलत ना हूं मुझे ठीक कर दीजिएगा, जुलाई में 3050 करोड़ की मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया था, क्या इसका कोई फर्क पड़ा लगता है? ये वही है ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो है, जो इम्प्लीमेंट हुई, जिसके तहत लोगों को घर में पानी मिलना शुरू हुआ। तो ठीक है जी। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करती है तो उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए ये सब किया जाता है कि इनॉग्रेशन कराओ, लोगों को ये बताओ कि हमारी पार्टी ने किया है। तो ये सब ठीक है, वो वही प्रैक्टिस है, वो मैं समझ गया। अच्छा, दूसरी जी, हमें एक और चीज समझाइए जो हर राज्य में अलग अलग है। यूपी में जाति मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा रहता है, जात का मुद्दा, जात की पहचान का मुद्दा। यहाँ एक तो जाति समीकरण क्या है, और पहचान का मुद्दा, जो मेन स्ट्रीम भाईचारा है उनका दूसरे भाईचारों के साथ कहीं ना कहीं तनाव की खबरें हम सुनते हैं। ये थोड़ा हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि पंजाब का देखने वाला दर्शक है वो समझ सके कि ये मुद्दा क्या है, इनके बीच में कंट्रडिक्शन क्या है। देखिए जैसे मैं आपको बताया पहले भी कि मणिपुर में टोटल 60 असेंबली सीट जी। उसमें से जो वैली है वहां पे 40 सीट जी। और जो बाकी 20 सीट हैं वो इम्फाल एरिया, इम्फाल इज द कैपिटल, इम्फाल एरिया में 40 सीटें हैं। इम्फाल, ग्रेटर इम्फाल, जो भी आप मान ले, प्लेन एरिया, उसके जो चारों तरफ है वो ट्राइबल एरिया है। उसमें 20 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटों पे ये नागा लोगों का डोमिनेशन है। नागा डिफरेंट ट्राइब्स नागालैंड की, नागा मणिपुरी नागा। बाकी जो 10 हैं उस पे कुकी, मार, गांगते, सिमते, हॉकेप्स, ये सब जो डिफरेंट कुकी ट्राइब्स हैं, कुछ अपने आप को जो कहते हैं, वो अपने आप को कुकी नहीं मानते। तो ये बेसिकली दे ऑल फ्रॉम कुकी फैमिली, तो ये लोग रहते हैं। इम्फाल और हिल का मतभेद थोड़ा बढ़ गया था मणिपुर में जब कांग्रेस सरकार थी, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं मणिपुर की, it is only in Manipur that the district council are not under 6th schedule. तो पॉलिटिकल जो फीलिंग है वहां पे लोगों में, जो उनके लिए उसके नेता रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ये फैलाना शुरू किया कि वी मस्ट कंट्रोल द ट्राइबल्स। अगर 6th शेड्यूल मिल जाएगा तो दे विल गेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से ये समस्या जो है ये कभी खत्म नहीं हुई वहां पे, हिल्स वर्सेस वैली।
और उधर से कुकी नागास का आपको याद होगा 1994 में उनका आपस में क्लैश हुआ था, बहुत लोगों की जानें गई थी। तो वो भी आज तक एक दूसरे के साथ गले नहीं मिले हैं, मगर अब दुश्मनी भी नहीं है, मगर डिफरेंसेस रहते हैं। जी जी। अब तो दूसरी बात ये देखिए, नागास का क्या कंसर्न है। नागास का मेन कंसर्न है जो नागा अंडरग्राउंड के साथ शांति वार्ता चल रही है 1997 से लेके अभी तक सीज फायर है, वो चाहते हैं कि इसका सलूशन जल्दी हो। ये एक इलेक्शन इशू है उनके लिए। उसका फायदा एनपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट, जो नागालैंड बेस्ड पार्टी है, उसने यहाँ पे बहुत प्रचार किया और पिछली बार भी ये लोग जीते थे, दे वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये मुद्दे को लेके एनपीएफ वहाँ इलेक्शन लड़ रही है। उसके साथ साथ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का भी एक मुद्दा है जो ट्राइबल्स में है और वैली में भी है, क्योंकि इम्फाल वैली में आप समझते हैं कि शांति है, नहीं है, वहां भी मिलिटेंट्स हैं। तो अगर नागास के साथ बातचीत चल रही है, कुकीज के साथ चल रही है, कुकीज के 25 मिलिटेंट आउटफिट हैं, दोनों ने अंडर 2 अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लाइक कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, ये 2 अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है कुकीज की, इनका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चल रहा है, सेंटर के साथ बातचीत चल रही है। इनफैक्ट शायद कल ही टुमारो मतलब 7 तारीख को इनकी मीटिंग है होम मिनिस्ट्री दिल्ली में, जहां ये एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन भी साइन करेंगे अनदर 6 मंथ्स। कल होनी है मीटिंग। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे, जी सॉरी जी, आप बात जारी रखिए जी, प्लीज जारी। तो कोई वो एक इनसिक्योरिटी जो ट्राइबल्स में है टुवर्ड्स मेटीज कि ये हमें इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमको अपना एरिया डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे, ये एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है ट्राइबल। बड़ी है। एक मैंने कल ही मैं एक इंग्लिश के एक पोर्टल में पढ़ रहा था कि मैती जो भाईचारा है, बड़ा समुदाय है मैती, क्या उनका यहाँ कोई बंगाली के साथ भी कोई है चक्कर? क्योंकि यहाँ आवाज आया था कि मैती को लगता है कि जो स्थानीय पहचान है उनका वो संकट खड़ा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ से जो बंगाल का से आने वाला है, उन्होंने भी अमार बांग्ला करके कुछ मूवमेंट चलाया था कि मणिपुर में उनके लिए एक लाइन परमिट सिस्टम लागू किया जाए, जो मैती समुदाय का कहना था, और इसी परमिट का विरोध वहां रहने वाला बंगाली समुदाय कर रहा है। ये क्या मुद्दा है ये? नहीं देखिए, जब ये डिमांड उठी थी जी मणिपुर से कि जी हमें भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हाँ, ताकि बाहर के लोग आके यहाँ सेटल ना करें, जो आए एटलीस्ट उस पर चेक किया जा सके। जी जी। इनर लाइन परमिट सिस्टम मिजोरम में है, अरुणाचल में है, नागालैंड में है, और अब मणिपुर में भी इंट्रोड्यूस हो गया। ओके। उसमें क्या है कि आप या मैं अगर हम जाते भी हैं घूमने के लिए, हमें एक इनर लाइन परमिट लेना है। उसमें ये होता है कि ये बंदा क्यों आ रहा है यहाँ, टूरिस्ट आया, कितने दिन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। ये क्योंकि वहाँ रीजन में ऑलरेडी है, इससे अगर मेते मेनली डिमांड कर रहे थे ये कि इनर लाइन परमिट होना चाहिए, इफ दे फील सिक्योर्ड, व्हाई नॉट। बिल्कुल, सेंटर ने इनको ग्रांट कर दिया। आपने बीच में अफसफा का मुद्दा छोड़ा था, मैं आपसे अफसफा के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अफसफा का मुद्दा आपने बोला कि मेन मुद्दा, देखिए अफसफा, इरोम शर्मिला ने लंबा समय संघर्ष किया इस पे, यहाँ तक कि 2009 में एक औरतों ने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इसी के विरोध में। 2012 में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ वो आप बता सकते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी को छोड़कर लगभग, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, सभी पार्टियों ने अफसफा के मुद्दे को मेन रखा है अपने, जिसको कहते हैं कि मैनिफेस्टो में रखा है। और यहां तक के जो मुख्यमंत्री है एन वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा है कि हाँ जी, हम अफसफा को हटाने के तो पक्ष में है, लेकिन राष्ट्रहित के लिए इसको रहना जरूरी है। तो मतलब बीजेपी की सिचुएशन क्या नजर आती है इस मुद्दे पे? जी, ये स्टेटमेंट इन्होंने बीरेन सिंह ने तब दी थी जब ये मामला दोबारा गरमाया था, दिसंबर 4 या 5 को जो इंसिडेंट हुआ था नागालैंड, जी, जिसमें
जो इनोसेंट विलेजर्स को मार दिया था, माइनर जो माइनिंग करके आ रहे थे वापस, उनको अंधाधुंध गोलियों से मार दिया था। उस पे अभी इंक्वायरी चल रही है दो। एक तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है आर्मी की अपनी, दूसरी है SIT टीम जो नागालैंड गवर्नमेंट ने बनाई थी। उसके बाद प्रेशर में आके सेंटर ने एक कमेटी का भी गठन किया है जो ये सुझाव देगी कि आसपा चलना चाहिए या नहीं, हटना चाहिए या नहीं, हटे तो कहाँ से हटे। मुझे लगता है कि उसकी रिपोर्ट अभी जब आएगी उसमें शायद ये कहा जाएगा कि इसको सिर्फ बॉर्डर एरियाज में रखा जाए जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है और एनी अदर प्लेस जहाँ इंसर्जेंसी एक्टिविटीज हैं वहां पे किया जाएगा। बट जहां तक इसकी बात है कि देखिए आसपा में के विरोध में लोग क्यों हैं, वो इसलिए हैं आसपा एक ब्लैंकेट कवर देता है टू हवलदार और अबव टू किल एनीबडी अंडर इफ ही इज सस्पिशियस, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो लोग ये चाह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। आपको याद होगा जीवन रेड्डी कमीशन अपॉइंट किया था पुरानी सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम 2005 में, शायद मुझे ईयर याद नहीं है। 3 मेंबर कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उसमें क्लियरली कहा गया था कि आसपा शुड बी स्क्रैप्ड। ये रिकमेंडेशन थी उनकी जीवन रेड्डी कमीशन की, बिल्कुल जस्टिस जीवन रेड्डी जो थे उसके चेयरमैन। मगर वो सरकार ने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से अब टाइम है, क्योंकि नागालैंड गवर्नमेंट ने भी असेंबली में पास कर दिया है कि ये आसपा शुड बी रिमूव्ड। इससे पहले जब मानिक सरकार थी त्रिपुरा में, उन्होंने भी कर दिया था आप सफा को वापस लेने का। जी जी जी। मणिपुर में आप बात कर रहे हैं, मणिपुर में सिर्फ इम्फाल म्युनिसिपल एरिया में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू नहीं है। आउटसाइड द म्युनिसिपल एरिया यू विल फाइंड आसपा इज एप्लीकेबल, लागू है। और अगर आप कुछ भी देखते हैं कि एनकाउंटर हो गया, खबर आती है, तो ये आप देखेंगे म्युनिसिपल एरिया के बाहर ही हुआ है, क्योंकि वहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की भी। अगर म्युनिसिपल एरिया में होता है तो जहां आसपा लागू नहीं है, जो भी इन्वॉल्व है इसमें एजेंसी, उनको आंसर देना होता है। तो इस तरह की खबरें आती हैं कि जो सब एनकाउंटर होते हैं फेक या वो सब म्युनिसिपल एरिया के बाहर हो रहे हैं। और मणिपुर का तो एक स्पेशल केस है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जिसमें 1500 एग्जैक्ट फिगर मुझे यानी 1540 है या 28 है, इतने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने करी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें बोला था कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। उन्होंने रैंडमली 6 केसेस उठा के इन्वेस्टिगेट किए और 6 के 6 उन्होंने फाउंड कि ये सब फेक एनकाउंटर थे। तो वो मामला अभी तक चल रहा है वहां। मैं समझा सर। तो मणिपुर में मानव अधिकारों के हनन का मामला बहुत आता रहा है, खास करके औरतों ने मिलकर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिनके पतियों को पति मारे गए हैं, अपनी फौज का तशद्दुद का शिकार हुए हैं। तो अब जो रियलिटी मतलब वहां हमें एक बड़ी हमें जब समझने की कोशिश कर रहा था कि जितने लोगों की मौत हुई है, मारे गए हैं, उनका जो आंकड़ा है वो सही से नहीं मिल रहा। अब रियलिटी का क्या है, मतलब मीडिया में, वहां के स्थानिक मीडिया में ये खबरें क्या कवर होती हैं? हाँ बिल्कुल होती है। देखिए स्थानीय अगर मीडिया की सपोर्ट ना मिलती तो ये मामला उठता ही नहीं। तो मैंने भी इसको पढ़ा था और इसके बारे में लिखा था, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, मुझे अब याद नहीं है। देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद भी नहीं है। उसमें एक जो विक्टिम था उसकी वाइफ ने चलाया, स्टार्ट किया था ये ऑर्गेनाइजेशन इम्फाल में। तो ये इशू अभी खत्म नहीं हुआ, ये दिस इशू इज अलाइव। अब क्योंकि वहाँ पे पिछले जब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात हुई है, उसमें मिस्टर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पावर में। तो ये मामला अभी चल रहा है कोर्ट में, अभी खत्म नहीं हुआ।
एक चीज मैं महसूस कर रहा था तो जितना मैंने मणिपुर को थोड़ा समझने की पढ़ने की कोशिश की, हालांकि वो ये है कि यहाँ जो लोग है, वोटर है यहाँ का, वो इतना मुखर होकर आगे नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऐसी भावना है कि जो हमारा असहमति की आवाज है हमारी, वो दबाई जा रही है। हालांकि दिल्ली वाला मीडिया या इंडिया वाला मीडिया नॉर्थ ईस्ट की खबर को या कश्मीर की खबर को उस तरह नहीं आती हमारे सामने, बल्कि वहां स्थानिक मीडिया में देखे तो मिल जाती है। तो असहमति की आवाज को दबाने की बात, या वोटर कहीं ना कहीं मुखर होने से डर रहा है, ये भावना क्या सचमुच में है वहां के लोगों में? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जी जब हमारे गृह मंत्री मणिपुर गए थे, जी जी आई थिंक पहला फेज का इलेक्शन था 28, पोलिंग वाज ऑन 28। आई थिंक उन्होंने 22 या 23 को इम्फाल में ये कहा कि हमारी सरकार कमिटेड है कुकी मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए। वो हम अगले 5 सालों में, इफ वी आर वोटेड टू पावर, वी विल एंड द कुकी मिलिटेंसी एंड होल्ड टॉक्स विद द मिलिटेंट्स। जी उन्होंने वादा किया कि अगर हम जीते तो हम कुकी मिलिटेंट से बातचीत के साथ करके शांति बहाल कर देंगे कुकी एरिया में। जी उनके जाने के बाद वोटिंग से पहले कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिक्टाट इश्यू कर दिया, चिट्ठी, टू ऑल द कुकी विलेजेस चीफ्स। सी वहां विलेज चीफ जो है, दे हैव अ कमांड ओवर द वोटर्स। हर विलेज चीफ, वहां उन्होंने ये डिक्टाट इश्यू कर दिया कि क्योंकि बीजेपी ने हमें बोला है पिछले अगले 5 सालों में हमारी समस्या का समाधान करेंगे, हम सबको बीजेपी के लिए वोट करना है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो ये नहीं मानेगा उसको हम एंटी कुकी मानेंगे। तो इट्स डायरेक्ट थ्रेट। अब उसकी वजह से आप देखिए, ये कांग्रेस वालों ने शोर मचाया कि ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। अब वो जो दूसरा मुद्दा एक और भी है वहां, जो अभी कल ही कांग्रेस वालों ने फिर शोर मचाया कि इन सब जो मिलिटेंट्स हैं, जो पीस कैंप्स में रह रहे हैं, कुकी ऑर्गेनाइजेशन के करीब 2,500 से ज्यादा लोग हैं मिलिटेंट्स, इन सबको एक स्टाइफंड मिलता है 5,000 रुपया पर महीना पर पर्सन, डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द कैडर्स। किसी का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है जी। कि ये आपका पॉकेट अलाउंस है, ताकि आप इसी में गुजारा करके रहो, ताकि एक्सटॉर्शन वगैरह नहीं करो, बाहर नहीं जाओ, पीस कैंप में रहो, और इससे 5,000 रुपया पॉकेट मनी है खाने पीने के लिए, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। ये अमाउंट 14 महीने से या 15 महीने से इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया था, जबकि सेंटर से ये पैसा जा चुका था बीजेपी को और बीजेपी गवर्नमेंट को मणिपुर में। तो अब ये 1 फरवरी को करीब 15 करोड़ रुपए रिलीज किए गए इनके मिलिटेंट्स के लिए, और फिर 1 मार्च को फिर 95 लाख समथिंग और रिलीज हुए। तो उसको कांग्रेस वालों ने उठाया मुद्दा, उन्होंने मुद्दा उठाया। इलेक्शन कमीशन जो मणिपुर के हैं, उन्होंने कहा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का विरोध, इसके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो इनको हम देते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम देते रहते हो, मगर एट दिस जंक्शन अगर आपने दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, आपने 14 महीने नहीं दिया, 14 दिन और वेट करके दो। आपने इलेक्शन से पहले दिया है टू इन्फ्लुएंस द पीपल। तो इलेक्शन कमीशन नहीं माना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनका ये थिंग। तो कल जयराम रमेश ने इम्फाल में बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में थोड़े 2-3 सवाल कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी में हम उसका सवाल जवाब करें। एक तो जो यूथ है, मणिपुर का यूथ है, वो ऐसे माहौल में रह रहा है जहां इंसानी हकूक का जो मानवाधिकारों का हनन भी हो रहा है, उसके लिए अपने कई सारे संकट भी है। यूथ क्या सोचता है वहां का, नौजवान क्या सोचता है अपने भविष्य को लेकर? नौजवान चाहता है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले। He wants to stand on his feet. See, एजुकेशन हासिल करने के बाद आप देखो कि चंडीगढ़ में कितने सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं, दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, एंड
दूसरी बात ये कि ये सब पढ़े लिख के काफी लोग आउटसाइड मणिपुर सेटल भी हुए हैं, काम कर रहे हैं। जहां तक वापस घर जाने की बात होती है, क्योंकि देयर आर नॉट मेनी एवेन्यूज, जबकि सरकार कहती है कि स्टार्टअप हमने इशू कर दिया, स्टार्टअप में हम पैसे दे रहे हैं कि आप कुछ करिए, तो वो है, मगर जब तक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जब तक आपको घर में आपकी सारी फैसिलिटीज, जॉब, ये वो नहीं मिलेंगी, तब तक आप लोग बाहर ही रहेंगे। मगर एक चीज है, यूथ जो है अब ज्यादा मिलिटेंसी की तरफ नहीं जा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 साल में सेंटर से भी और स्टेट से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड, रेलवेज, अब जो प्रोजेक्ट है टू कनेक्ट ऑल दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैपिटल्स विद रेलवेज, उस पे बहुत शोर से काम चल रहा है। और दूसरी बात ये, अभी तो ये कुछ किस्मत खराब है मणिपुर की। देखिए म्यांमार में कुछ जब भी डेवलपमेंट होती है तो म्यांमार में कुछ ना कुछ हो जाता है। म्यांमार में तख्ता बदला, रास्ता रुक गया फिर, जबकि मणिपुर से तो हम ट्राइलेटरल हाईवे का रास्ता जा रहा था म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक। जब वो शुरू हो जाता तो उससे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती यूथ इन मणिपुर। देखिए आप गोडाउन बनाइए बॉर्डर टाउन में, आप स्टोरेज फैसिलिटीज दो, ट्रांसपोर्ट दो, होटल्स बनाओ, ये सब। अगर वो कुछ अटक गया मामला, इम्फाल से लेके मंडले तक की बस सर्विस प्रोजेक्ट था, वो भी लटका हुआ है। इन चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के ने मतलब का मुद्दा नहीं बने, उनके एजेंडे का, उनकी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं बने, जो लोगों का मुद्दा अहम थे? देखिए एक तो जो वृंदा हैं, जो पुलिस ऑफिसर जो हैं, द लेडी पुलिस ऑफिसर जो इलेक्शन लड़ रही हैं वैलीज में ही, उनका मुद्दा है वॉर ऑन ड्रग्स। उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी मेरे ख्याल से। जेडीयू अगर खाता खोलती है मणिपुर में तो उन्हीं की सीट से खोलेगी, क्योंकि उनको यूथ नहीं, सिर्फ यूथ ही नहीं, ऑल द विमेन विल सपोर्ट। जी, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बहुत स्ट्रांग है मणिपुर में, उनको मेरा भी कहते हैं हम लोग। वो जी, आखिर में कोई ऐसी बात, क्योंकि देखो इतना बड़ा विषय है, आप इस पे 5 घंटे भी बोल सकते हैं और हमारी औकात नहीं कि हम 5 घंटे आपसे सवाल कर सके सर। तो कोई ऐसी बात के जो मुझे लगता है कि मैंने संक्षेप में नहीं पूछी, आप संक्षेप में बता दीजिएगा। हाँ, मैं जो बहुत अमेजिंग चीज है जी, इसमें मणिपुर के इलेक्शंस में पैसा बहुत लगता है, हर कोई जानता है जी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सेकमाई, इम्फाल वैली में है जी। वो शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। वहां पे सिर्फ एक, पूरी स्टेट में एक कैंडिडेट है जिसके 0 एसेट्स है, 0 एसेट्स, क्योंकि वो एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट और एक का ट्यूशन पढ़ाते हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है, मगर लोगों ने सपोर्ट दिया, मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन, एंड ही इज टॉक ऑफ द टाउन। उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है वहाँ। दूसरा है ये वृंदा, द लेडी कॉप, जिसके बारे में मैंने बताया। और बाकी वो है कि जहाँ कल वायलेंस भी हुई है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे ओकर बोवी सिंह, उनका रिकॉर्ड ये है कि वो हमेशा 10,000 सीटों से ज्यादा पे जीतते हैं। इस बार नजर उन पे है, क्या वो इस बार भी वही कर पाएंगे या सीट 10,000 वोटों से ज्यादा जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे? जीत भी पाएंगे या नहीं पाएंगे? अच्छा, ये भी यहाँ तक भी हालत आ रही है। जी 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 जी, जो मल्टी वो हो रहा है ना मुकाबला, उसके तहत शायद सूरत हाल उनकी। जी 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 सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी दिन इलेक्शन के बाद बात करेंगे। सिर्फ उस समय हमारा फोकस इलेक्शन ही नहीं होगा, बल्कि मणिपुर खुद होगा, मणिपुर की आवाम होगी, मणिपुर के मसाइल होंगे, मणिपुर के इंसानी हकूक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।